हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, भरोसा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछले के सारे क्लास को अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा और मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मोल परसेंटेज, परसेंटेज अबंडेंस, और इस पर हमने क्वेश्चंस किया था वेपर डेंसिटी से रिलेटेड और हम लोग पूरे वेपर डेंसिटी को कवर किए थे और उस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना। चलिए अब अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खैर इस एग्जाम में अब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी है तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन उससे इजी पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में कि है क्या। बाबू रे, हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले क्लास 10 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो वहाँ पर एक प्रश्न हम लोग क्या करते थे, क्या क्या करते थे पता है, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते थे, है ना। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था आप लोगों से कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हो, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ना। तो हम लोग क्या कहते थे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होते हैं, बराबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हम लोग, तो क्या है केमिकल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन, चलो इक्वेशन ही लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बाबूरे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या कोई एक अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं बाबूरे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और a single substance is break down into two or more than two substance is called what, क्या कहते हैं उसको हम लोग, chemical reaction. And the symbolic representations of chemical reaction, symbolic representation of components present in chemical reaction क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। यानी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिक एवं तत्वों को उनके सांकेतिक रूप से दर्शाना, ये क्या कहलाता है बाबू रे, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। तो ये रहा बाबू रे कि अगर हम लोग बोले कि ये A प्लस बी है और A प्लस बी मिलकर के किसका बना रहा है, C का निर्माण कर रहा है, या फिर से ये भी हो सकता है कि ये एक अकेला पदार्थ A है और ये टूट करके B प्लस C का निर्माण कर रहा है ना। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों को देखते हैं। एक देखते हैं बाबू रे रिएक्टेंट, है ना। क्या होता है रिएक्टेंट, किसको कहते हैं, रिएक्टेंट बोले तो कहा जाता है सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है बाबू रे, भाग लेती है, क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, केमिकल इक्वेशन कहलाता है ना। यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, भाग लेती है, क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या कहते हैं उसको बाबू रे, अभिकारक, है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट का। क्या होता है प्रोडक्ट? सब्सटेंस
obtained after chemical reaction, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है ना। तो ये जो लिखे हम लोग कि ए प्लस बी मिलकर के सी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा बाबू रे, रिएक्टेंट। सी का फॉर्मेशन कर रहा है तो सी क्या होगा, प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए हमारा टूट रहा है, तो ये ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास दो नए बन रहे हैं क्या, बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा बाबू रे, प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अच्छे तरीके से क्या जानते हैं, N2 प्लस H2 क्या बना के देता है बाबू रे, NH3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बताओ इसको हीट करेंगे तो क्या दे देगा, CaO सॉलिड CO2 गैस, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए कुछ नियम है, हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं हम लोग, पदार्थ के अनस्वरता का नियम कहते हैं, है ना। तो आखिर क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना। क्या होता है, बड़ा सिंपल सिस्टम में समझेंगे तो हम लोग कहते हैं मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हम लोग कहेंगे मास remains conserved during a chemical reaction। यानी कि जब तक एक केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस चल रही है ना। एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, मास क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होने का मतलब क्या बाबू रे, कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहता है ना। तो हम लोग दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, कि ये कोई रिएक्शन है ए, मान के चलो ए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट के मास के बराबर होते हैं। दूसरे शब्द में हम लोग चाहे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ये हमारे पास ए से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट P बन रहा है, तो कहा जाता है कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन किसके इक्वल होते हैं, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। अभिक्रिया के कंप्लीट होने के बाद का, है ना। दोनों की मास क्या होती है बाबू रे, बराबर होती है। ठीक है, तो ये लिखे टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि हम जान रहे हैं कि हाइड्रोजन H2 है, प्लस में ऑक्सीजन O2 है, और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, H2O। और हम लोग यहाँ पे इसका मास कैलकुलेट करें, बताइए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ग्राम होगा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, तो हाफ इंटू
2 ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम। बताओ 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 16 दू कितना हो गया 18 ग्राम, और ये भी 16 दू 18 ग्राम। तो क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है बाबूरे, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है ना। यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। बड़ा ही सिंपल सी लैंग्वेज में यही कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इस नियम का प्रतिपादन, ठीक है, 1774 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवाजे ने किया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि सभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों में अभिकारकों का, ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पे भी कहा गया है कि पदार्थ अनश्वर होता है। इट मीन्स कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का ना तो नाश होता है और ना ही क्या होता है बाबूरे निर्माण, है ना। और हम लोग यहाँ से ये भी कहते हैं कि मास और मैटर के टर्म में कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने होंगे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप ये नोट कर लिए हैं तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से हाँ अब आ गया एक चीज़ और। तो ये तो था नियम। अब क्या है कि हर एक जगह पे इस नियम का उपयोग भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि दिस लॉ इज नॉट वैल्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं, मास एस क्या होते हैं उसमें, तो कुछ मास जो होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एज सम मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। दिस रिएक्शन this law not this reaction, this law is not valid for न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए नहीं होता है। क्यों, एज मास विल, यानी कि कुछ द्रव्यमान, है ना, एज सम मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। डन। तो हमने क्या बोला कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और फिर एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब देखिए कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया 10.0 ग्राम एसिटिक अम्ल से कराने पर 2.2 ग्राम CO2 मुक्त होकर वायु में चली जाती है और अवशेष की मात्रा 12.0 ग्राम रह जाती है। सिद्ध करें कि ये आंकड़े पदार्थ के नश्वरता के नियम की पुष्टि करते हैं। कैसे बनाओगे बताओ, पदार्थ के नश्वरता के नियम की पुष्टि करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको ये बताना होगा। अभी तुरंत देखे कि मास ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए बाबूरे, मास ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या बोला 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 है।
अभिक्रिया करके क्या है कि 10.0 ग्राम एसिटिक अम्ल यानी 10.0 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कराने पर 2.2 ग्राम CO2 गैस मुक्त होता है, यानी 2.2 ग्राम क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, वायु में चली जाती है। और अवशेष की मात्रा 12.0 ग्राम, यानी जो रिमेनिंग सब्सटेंस बच चुका है ना, रिमेन्स उस कितना है, 12.0 ग्राम रह जाती है। सिद्ध करे कि ये आंकड़े पदार्थ के नश्वरता का नियम का पालन करता है। इसका मतलब है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बाबू रे, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और इसमें से कुछ मात्राएं कार्बन डाइऑक्साइड की है, बाकी जो है वो बचा हुआ कुछ अवशेष होंगे, रिमेन्स जो बच गए है ना, ये अवशेष होंगे। बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो 2.2 ग्राम है और ये कितना है, बचा हुआ 12.0 ग्राम है, ठीक है। एसिटिक एसिड कितना है, 10.0 ग्राम है, और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है, 4.2 ग्राम है। तो हम अगर यहाँ से देखिए कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, तो कितना आएगा बाबू रे बताओ तो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 10 और 4 कितना होगा, 14.2 ग्राम। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, बताइए तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा बाबू रे, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 12 14.2 ग्राम। तो हम देख क्या रहे हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो क्या होंगे बाबू रे, ये पदार्थ के अनस्वरता के नियम का पालन करेंगे। ओके हैं, बताइए क्या इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना होगा, एक एक करके अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आपका काम है मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, हाँ नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं और इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अच्छा क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम, बड़ा सिंपल सी टर्म में हम कहे तो एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना। इसका मतलब यही है कि हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स कंबाइंड इन simple ratio of their masses to form compounds. To form compound, and the ratio remains constant ratio remains constant irrespective of the source of preparation. अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, कि एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू फॉर्म कंपाउंड एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि मैं बात करता हूँ जल का, मैं अगर जल की ही बात करूँ तो जल बोले तो क्या, वाटर। अब वाटर एक कंपाउंड बना, मैं इसमें दोनों का अगर रेशियो निकालो, रेशियो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, और इसका रेशियो निकालेंगे बाबू रे तो कितना आएगा, 1:8 आएगा। आई बात समझ में है। तो कह रहा है कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या है,
एकदम उसका सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं किसी के साथ कंबाइन होकर के अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो। और उसका सोर्स कोई भी हो, हम उस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लाए वो उतना ही रेशियो में होंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि पानी, तो पानी किसका हो सकता है, कि नदी का पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है ना, अक्वा का पानी हो सकता है, बिसलरी का पानी हो सकता है, सारे बहुत सारे पानी, आपके घर में जो भी केंट लगा हो केंट का पानी हो सकता है, मेरे घर का पानी हो सकता है, झील का पानी हो सकता है, नहर का पानी हो सकता है, पोखर का पानी हो सकता है, पानी ही पानी हो सकता है। ठीक है, तो पानी कहीं से भी लाएंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। तो उसके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 1:8 ही रहेगा, है ना, किसी भी सोर्स से लाए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो अगर हम यहाँ पे देखने चले तो क्या बोले कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना था बाबू रे, यही ना 2, और ऑक्सीजन कितना था 18, तो कितना आ गया 1:, सॉरी ये था 16, तो कितना आ गया 1:8। ओके, चलिए, तो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि इस नियम का प्रतिपादन 1799 में प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार एक रासायनिक यौगिक के एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होते हैं। यानी जो सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो कंपाउंड बना रहे हैं और वो किसी से भी बना रहे हैं, है ना, कितना भी मास से, अगर उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट रेशियो में आएगा। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका सेम आइसोटॉप्स होना चाहिए। अच्छा, सेम आइसोटॉप्स कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। कि मैं बोलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और कार्बन कितना है बाबू रे, डाइऑक्साइड की अगर बात करूँ तो बताओ कि कार्बन कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितना है 32 है ना। तो बताइए कि इसका अगर हम लोग रेशियो निकाले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 12-32 का रेशियो कितना आएगा बताओ, 4×8 = 32, यानी 4 से 8 से नहीं 4, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 3:4 आया, है ना। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12, लेकिन मैं यही बोलूँ कि CO2 है और कार्बन का मास 14 है ना, और ऑक्सीजन के मास कितना है 32। और अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू रे, काटो तो 14 है तो 8 से 7 से कितना से कट जाएगा, ये देखो कटेगा, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 7:16। अब बताइए क्या ये दोनों रेशियो सेम है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एक आइसोटॉप C12 यूज हुआ, यहाँ पे कार्बन का दूसरा आइसोटॉप C14 यूज हुआ। तो ये कभी भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को नहीं बताएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है कि समस्थानिक सेम होनी चाहिए। स्थिर अनुपात के नियम सिर्फ उन्हीं यौगिक के लिए लागू होते हैं जो सिर्फ तत्व के एक ही समस्थानिक से बनते हैं, है ना। समस्थानिक क्या होता है आप लोग जानते होंगे, हमें उम्मीद है। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। समस्थानिक किसको कहते हैं बाबू रे, आइसोटॉप्स को क्या कहते हैं, समस्थानिक, है ना। और क्या होता है आइसोटॉप्स, किसको कहते हैं आइसोटॉप्स बताइए। तो आइसोटॉप्स का मतलब हुआ कि सेम एटॉमिक नंबर, है ना, बट डिफरेंट क्या होगा बताओ, डिफरेंट मास नंबर, है ना। अब मास नंबर में कह लो एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो आ जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन 1 सेकेंड आइसोटॉप्स को कह लो कि हाइड्रोजन D2, ये ट्राइट्रियम 1 3। तो सबके मास क्या है, अलग अलग हैं। जैसे कार्बन ही बोले तो कार्बन के क्या है अलग अलग, में से कार्बन के हम लोग 2 समस्थानिक, एक कार्बन 12 को देखते हैं, एक कार्बन 14 को देखते हैं। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू रे, हम लोग इसको समस्थानिक कहते हैं, है ना। तो देखो
वही बोले कि समस्थानिकों से बनते हैं। उदाहरण के लिए जब कार्बन 12 का उपयोग करके CO2 बनाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होता है। 8 चौके 32, हाँ चलो 3:8, सॉरी 8 चौके 32 होता है। किंतु जब कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है तो कितना हो जाता है, देखिए 7:16 हो जाता है ना। यह नियम और रस समीकरणीय यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए भी लागू नहीं होता। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, तो वहाँ पे भी अच्छे से हम लोग देखेंगे इस चीज़ को और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तो हम लोग इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि मास क्या होगा, हर हमेशा एक सिंपल रेशियो में और वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है क्या। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। तो बड़ा सिंपल शब्द में देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रयोग में 0.3915 ग्राम कार्बन 1.0436 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो एक बात बता बाबू रे कि 0.3915 ग्राम कार्बन कितना के साथ संयुक्त करता है, 1.0436 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है ना, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम कार्बन कितना के साथ संयुक्त होगा, तो सिंपल है 1.0436 और बट्टा में कितना 0.3915 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, संयुक्त होगा, है ना। तो बताइए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा कि 1 ग्राम जो है नो हाँ ठीक है कि 1 ग्राम जो है ये कितने के साथ संयुक्त है, तो ये आपको आएगा कि 1.542 ग्राम, 1.542 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त। ठीक है, आगे देखिए अगला कह रहा है दूसरे प्रयोग में 0.549 ग्राम कार्बन, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड 0.5499 ग्राम कार्बन कितना के साथ संयुक्त है बाबू रे, 1.4680 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बताइए कि ये प्रयोग स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो बताओ 1 ग्राम कार्बन कितने के साथ होगा, तो 1.4680 बट्टे में 0.5499 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा कि 1 ग्राम कार्बन जो है वो कितने के साथ होगा यहाँ पे, तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास 2.69। एक मिनट इसका एक बार सॉल्यूशन कर लिया जाए, ये वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। इसका ये हो गया 0.35, 2.6, ये वाला वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.665। तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बार हो क्या रहा है कि 1 ग्राम कितने के साथ कर रहा है, दोनों से ये भी क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के एक ग्राम का रेशियो देखेंगे तो इसके कितना के साथ है 2.665 रेशियो, इसका देखेंगे तो एक का रेशियो कितना के साथ है 2.6 के पास, अप्रोक्सीमेटली दोनों के दोनों क्या है, सेम ही। तो हम लोग क्या कहेंगे ये किसके नियम का पालन करता है, पदार्थ के स्थिर अनुपात के नियम का, यानी रासायनिक अभिक्रिया के स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, क्योंकि द्रव्यमान के रूप से दोनों के दोनों क्या है, नियत है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके है, जल्दी बताइए क्या आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए, है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि खनिज नमक में 60.67% क्लोरीन रहता है तथा समुद्र के जल से प्राप्त नमक के 0.40 ग्राम में
0.243 ग्राम क्लोरीन रहता है। बताया कि ये आंकड़े किस प्रकार स्थिर अनुपात के नियम को सत्यापित करते हैं। तो जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसके मास का रेशियो देखेंगे, है ना। आओ हम लोग लिखते हैं कि खनिज में किसका द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान। सबसे पहले चलते हैं खनिज में, ठीक है। तो बता बाबूरे, खनिज में सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा। तो मानते हैं कि पूरा अगर 100 ग्राम होगा तो 100 में से 4.67% यानी घटाएंगे तो उतना क्या आ जाएगा आपके पास, सोडियम। यानी कितना आएगा, 39.33 ग्राम, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 39.33 ग्राम सोडियम जो है वो कितने के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो 60.67 ग्राम क्या, क्लोरीन के साथ। यानी 39.33 ग्राम क्या बाबूरे, सोडियम जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो 60.67 ग्राम क्लोरीन के साथ, है ना। तो बताओ अगर हम यहाँ से निकालें कि 1 ग्राम सोडियम कितने के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कैसे निकालेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, 60 बट्टे 4.67 बट्टे में 39.33 ग्राम के साथ करेगा, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.542 ग्राम। ओके, यानी हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम सोडियम अगर यानी समुद्र के जल से प्राप्ति होगी तो 1 ग्राम सोडियम कितने ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, 1.542 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके नमक का निर्माण करेगा। वही कह रहा है कि अगर हमारे पास समुद्री नमक है तो समुद्री नमक में क्या है, 0.40 ग्राम में 0.243 ग्राम क्या है, क्लोरीन रहता है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि सोडियम का द्रव्यमान। बताइए सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो समुद्री ने किसमें देखते हैं हम लोग, समुद्री नमक में, समुद्री नमक में, है ना। समुद्री नमक में सोडियम का द्रव्यमान, तो 0.40 ग्राम में कितना होगा, तो इतना क्लोरीन है तो घटा देंगे 0.243 ग्राम, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आपको कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये देगा आपको शायद 0.45 देख लो, घटा लो 0.400 और 0.243, है ना। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 0.10 में से 3 के साथ 0.157, डन। इसको मिटा दो, तो 0.157 ग्राम ये किसका द्रव्यमान है, सोडियम का। तो आपको निकालना है, यानी हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ, तो हम कहेंगे कि 0.157 ग्राम सोडियम जो है वो 0.243 ग्राम किसके साथ संयुक्त है, क्लोरीन के साथ, है ना। तो बताओ 1 ग्राम सोडियम कितना के साथ होगा, बोलो 0.243 बट्टे में 0.157 ग्राम क्लोरीन के साथ, यस और नो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा कि 1 ग्राम सोडियम जो है ये वैल्यू भी आपको लगभग जो आएंगे कितना आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग वो आ रहा है, 0 पॉइंट यानी 1, यहाँ कितना था 1.54 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या काम किए हैं, हम कुछ किए नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नमक और सोडियम का द्रव्यमान निकाल रहे हैं कि 1 ग्राम से कितना में होने वाला है। तो हम देखिए कि यहाँ पर भी अगर ये किससे था, ये था अपने पास खनिज से, तो खनिज में भी सोडियम के और क्लोरीन के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है। 1 ग्राम कितना के साथ कर रहा है, 1.54 ग्राम के साथ। और समुद्री में भी 1 ग्राम सोडियम कितना के साथ कर रहा है बाबू रे, बताओ 1.54 ग्राम क्लोरीन के साथ। तो दोनों का मान क्या है, निश्चित है। ये किसके नियम का पालन करेंगे बाबू रे,
तो स्थिर अनुपात के नियम को सत्यापित करते हैं। ओके, ये था आपका। चलिए, तो हम लोग देख लिए, 2 लॉ अभी तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले समझो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले इस बात को बताता है कि एक कंपाउंड हो सके कि किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके, जरूरी तो नहीं कि एक ही कंपाउंड बनाए, हो सके उसे 2 कंपाउंड बना सकते हैं, मोर देन 2 कंपाउंड बना सकते हैं, है ना, उसके फिक्स मास से रिएक्शन करके। तो ये बोलता है कि फिक्स मास से रिएक्शन करके जो अदर कंपाउंड्स बनेगा तो क्या होने वाला है। आओ हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं पहले लिखता हूँ आपके सामने में, मैं बोलूँ कि कार्बन है, बताओ ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, एक क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। मैं बोलूँ आपको कि क्या कहते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है। तो आप क्या कहोगे कि सर NO बना सकता है, साथ में क्या बना सकता है, तो N2O बना सकता है, क्या बना सकता है, N2O3 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। इस तरीके की बहुत सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना। तो इसी में क्या कहा जाता है कि व्हेन एन एलिमेंट combine with the other element to form 2 or more different compounds। मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग चीज़ें को देखेंगे, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि when one element combines with the other element combined with the other element to form 2 or more different compounds, to form 2 or more different compounds, the mass of one element which combined with a constant mass, which combined with a constant mass of other bear a simple रेशियो। ठीक है, देखो इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बोला कार्बन के बारे में, ठीक, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो बताओ इसमें कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, इसमें भी कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, है ना। तो ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है, 16 ग्राम, और इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है बाबूरे, 32 ग्राम। अब हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं कि जिसका मास फिक्स्ड है, हम चेक करेंगे कि जो दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, दूसरे एलिमेंट का मास एक सिंपल रेशियो में आनी चाहिए। तो सिंपल रेशियो में कहने का मतलब क्या, बताओ ऑक्सीजन का यहाँ पे मास, कार्बन का तो फिक्स कर दिए, किसी एक का फिक्स कर देंगे, देखेंगे दूसरा का एक सिंपल रेशियो में आ रहा है या इसका कोई मल्टीपल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है, और ये ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। ये मोनोऑक्साइड का है, ये डाइऑक्साइड का, बताओ कितना आएगा, 1:2, एक सिंपल रेशियो में आया या नहीं आया। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर, ये ना हो। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने में, एक क्वेश्चन भी लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, तो क्वेश्चन है आपके लिए कि N+O है, ध्यान से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
और ये आपको सबसे पहला कंपाउंड बना के दे रहे हैं N2O, दूसरा कंपाउंड बना करके दे रहे हैं NO, और तीसरा कंपाउंड बना करके दे रहे हैं N2O3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, यस और नो। तो कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें बताइए, बोलिए। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक की मास हम लोग फिक्स्ड करें। किसका मास फिक्स करें हम लोग, तो मास फिक्स कर सकते हैं किसी एक का। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो बताओ नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16 ग्राम है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम। तो सब अलग अलग रेशियो में है ना। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, किसी एक का मास फिक्स हमको करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए एक चीज़ आसानी करते हैं, क्या कि सब में नाइट्रोजन को अगर फिक्स करें, तो ध्यान से देखो कि अगर 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम को क्या काम किया जाए कि यहाँ 28 है, 28 ग्राम के लिए 16 यूज है ना। इसका एक सिंपल रेशियो निकल के बताना होगा। तो कैसे बताएंगे हम लोग, अलग अलग तरीके से सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं, उसके थ्रू देखेंगे। चलो इसका एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आगे भी होगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। तो इसका रेशियो कितना आएगा बताओ, तो इसका रेशियो कितना आएगा 14:8। इसका रेशियो कितना आएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7:18। इसका रेशियो कितना आएगा 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 कटेगा, कटना तो चाहिए, 48 है ना। बताओ 28 48 का रेशियो कितना आएगा, जल्दी बोलो। 28 48, 7 चौके 28, 12 चौके 48 हैं। हाँ ठीक है, 7 चौके 12 चौके 7:2 कितना कितना हो गया 7:12। तो देखो ये तो ले आए। अब इसके मास को क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट करेंगे तो कितना दे देगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको एक सिंपल रेशियो आना चाहिए, अगर वो सिंपल रेशियो में आएगा चेक करना। तो किसको फॉलो करेगा, गणित गुणित अनुपात के नियम का पालन करेगा, और नहीं किया तो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस लूँगा आपको, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, ठीक। एक और चीज़, जैसे मैं आपको बोल दूं कि बताओ कि इस पे गुणित अनुपात के नियम पालन करते हैं, इस पे CO2 H2O, बताओ क्या इस पे गुणित अनुपात का नियम लगेगा, हाँ यस और नो। नहीं लगेगा, ध्यान रखना, इट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक के फिक्स्ड मास से 2 डिफरेंट कंपाउंड बने, तो या तो इससे CO बन सकता था, नहीं तो CO2, ये H2O कहाँ से आ गया, आई बात समझ में। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बना सकता था, ये दोनों तो नहीं बना सकता था, है ना। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, पहला। दूसरा, इसमें भी आइसोटॉप्स, सेम आइसोटॉप्स अगर हैं तो पॉसिबल होंगे, डिफरेंट आइसोटॉप्स है तो पॉसिबल नहीं होंगे। यानी अगर आपको कोई बोल दे कि H2O है और H2O के साथ क्या है आपके पास में D2O, क्या इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, तो याद रखिएगा कि इट इज नॉट वैलिड इफ द सेम आइसोटॉप्स ऑफ द पॉजिटिव, क्या कहते हैं यहाँ पे, इसमें पिछले वाले में तो यूज नहीं था, इसमें देखते हैं कि अगर सेम आइसोटॉप्स यूज हुआ है ना, तो चेक करना होगा रेशियो मास का कितना आ रहा है, ठीक। अगर रेशियो सेम है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, डन। चलो अभी देखो, अभी बहुत सारे चीज़ बाकी है, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 ऑक्साइड भरता है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आगे, सारे क्वेश्चन बहुत करना है, हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। बताओ कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, किसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या लिख रखे हम लोग, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ये कहता क्या है, ठीक। ये कहते यूं हैं कि भैया मेरे एक एग्जाम्पल लिया जाए, है ना। एक एग्जाम्पल लेके ये बोला जाए
कि अगर हमारे पास क्या है, तो मान के चलो कि कार्बन है, और कार्बन क्या काम किया, रिएक्शन किया, किसके साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन के साथ, और बना लिया CO2। ठीक है, यही कार्बन था, किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना लिया, CH4। अब कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिल करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, वो नए कंपाउंड क्या था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके बना वो मिल गया क्या आपको, H2O। ठीक, क्या मिल गया आपको, H2O, है ना। तो हम अगर यहाँ पे इसको कुछ और सुंदर बना लेते हैं, थोड़ा सा तो सुंदर बनता है। हम अगर यहाँ पे क्या काम करें कि इसको देखें और लिखे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि H2O है हमारे पास, CO2 है हमारे पास, और साथ में क्या है हमारे पास, तो CH4 है हमारे पास। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि किस के नियम का पालन करेगा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो, गौर करो, बताओ यहाँ पे कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ भी कार्बन कितना है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है बाबू रे, 32, है ना। तो देखो इसके अगर एक फिक्स्ड मास से, दोनों का मास में, दोनों में कार्बन फिक्स्ड है, तो बताओ कि अगर हम लोग रेशियो निकाले, किसका रेशियो निकाले, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का, तो बताओ वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कितना आएगा, तो हाइड्रोजन कितना है बाबू रे, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 32, कितना आ जाएगा, 1:8। बोला कि या तो यही वेट रेशियो या इसका कोई मल्टीपल आना चाहिए इसके वेट रेशियो का, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके बना ना उसका। तो बताओ हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास, 2, और यानी कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 16। देखो इसका भी एग्जैक्ट कितना आ गया, 1:2। ऐसा जरूरी भी नहीं कि सब में एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट आने की संभावनाएं क्या होती है, बहुत कम होती है, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलो हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि बतलाइए कि इसमें करे या नहीं। तो आपके सामने में क्वेश्चन है कि CO2 है, ठीक है, और साथ में है आपके पास क्या कहते हैं, CH2, और CH2 के साथ में आपके पास क्या, SO2, है ना, SO2। अब आपको बताना है, चेक करना है कि बताओ कि इसमें व्युत्क्रम अनुपात का नियम का पालन हो रहा है या नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। बताओ कैसे करोगे, हैं, जल्दी बताओ। वो बड़ा सिंपल है ना, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखो कि कार्बन कितना है यहाँ पे, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 16 दूनी 32 ग्राम है, कार्बन अगेन यहाँ पे कितना है, 12 ग्राम है, सल्फर, एक सल्फर का कितना होता है, 32, 2 सल्फर का कितना हो जाएगा, 64 ग्राम है। चलो चेक करो, अब बताओ किसका मास फिक्स्ड है, कार्बन का। तो कार्बन दोनों का मास फिक्स्ड है, तो किसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे, यहाँ निकालेंगे हम लोग वेट रेशियो ऑफ व्हाट, बताओ, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन। बताओ सल्फर कितना है, 64, ऑक्सीजन कितना है, 32। बताओ ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी बोलो, 2:1, है ना। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये उतना 2:1 या इसका कोई सिंपल मल्टीपल आ रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, SO2 है, तो सल्फर कितना है बाबू रे, 32, ऑक्सीजन भी कितना है, 32, 1:1। अब बताओ कि 1:1 ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, बिल्कुल बोलोगे है, 1/1 × 2, है ना। तो क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है सबसे पहले कि इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा या नहीं। तो हम लोग मास से देख रहे हैं, कुछ ट्रिक भी है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो चलो आओ सीधे काम की बात करते हैं। ये तो हो गई ना, बातें समझ में आई ना, हाँ, कुछ नहीं करना है, दो जिसका मास फिक्स हो, देखेंगे कि उससे जो बन रहा है ना डिफरेंट वाले,
डिफरेंट वाले जो थे, जैसे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास डिफरेंट था, इसका रेशियो निकाले, और ये दोनों से जो मिलके कंपाउंड बनेगा इसका निकालेंगे, वो एक या तो एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, नहीं तो उसका एक सिंपल क्या आना चाहिए, रेशियो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ तुम हमको क्या 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 क्या, ध्यान से देखो, क्या बताओगे? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको बताना है, तो चलो बताओ। CH4 आपको बताना है, इस पे लगेगा या नहीं। CH4 CO2 H2O, कमेंट करो, ये नहीं बताना, ठीक है। फिर आपके पास CH2 CO2, फिर है आपके पास में क्या, SO2, फिर नेक्स्ट आपके पास है N2O, N2O3, फिर है आपके पास NH3, है ना। फिर क्या है आपके पास SO2, CS2, और फिर है आपके पास SO3, फिर क्या है आपके पास NaCl, NaBr, NaI, फिर क्या है आपके पास H2O, N2O, और है NH3। अब देखो सब में तो रेशियो चेक करोगे नहीं, कर भी लेना, आ भी जाएगा, ठीक है। सीधे काम करो। अब बोले कि बताओ कि क्या बनेगा, तो तुम गौर करो कि सेम मास के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, यानी ABC, एक कंपाउंड AB से मिलके बन रहा है, यानी ध्यान से देखो कि 3 एलिमेंट है, A है, B है, C है, तो क्या बनना चाहिए, इसी 3 से मिलके कंपाउंड बनना चाहिए। AB से मिलके AB बना, AC से मिलके क्या बना है, तो AC बना, तो एक BC से मिलके क्या बन जाएगा बताओ, तो BC बनेगा, है ना। बस इतना ही कंपाउंड, सेम यही देखना हम लोगों को, ठीक है। तो देखो कार्बन के फिक्स मास 12 ग्राम है, यहाँ पर भी कार्बन के फिक्स मास 12 ग्राम है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाया है, मीथेन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया है, CO2। तो अगला जो कंपाउंड बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, डिफरेंट मास वाले, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनना है, H2O, यानी तय है कि इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन सेम है, कार्बन सेम है, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनना चाहिए, कर रहा है, यानी इसमें भी करने वाला। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, तो बताओ ये जो कंपाउंड बनना चाहिए डिफरेंट वाले से मिलकर बनना चाहिए, तो ये क्या होगा, इसमें फॉलो नहीं होगा। देखो यहाँ पे सल्फर है, और यहाँ पे क्या है, फिर से सल्फर है ना। और एक और चीज़ देख लो कि या तो ये कंपाउंड किससे मिलके बननी चाहिए थी, तो सल्फर कितना है यहाँ पे बताओ, 16 ग्राम। यहाँ पे सल्फर कितनी है, सॉरी 16 नहीं बाबूरे, 32 होता है ना, 32 ग्राम है। और यहाँ पर सल्फर कितनी है बाबूरे, 64 ग्राम है ना। तो आपसे पूछे कि बताओ क्या कि इसमें होगा, बिल्कुल नहीं आने वाली है। यहाँ देखो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, तो अगला कंपाउंड किससे मिलने के बनना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन से बना क्या, नहीं, यानी इसमें भी फॉलो नहीं होगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का मास फिक्स है, तो अगला कंपाउंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बनना चाहिए। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला NH3, यानी इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होगा। डन है, बतलाइए। जल्दी बताइए, क्या आपको इतना समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? चलिए आगे चलते हम लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट में इसका लिख सकता हूँ, चाहे तो क्या लिख सकते हम लोग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इस नियम का प्रतिपादन 1972 में रिचर ने किया था। इसके अनुसार A और B दो तत्व के भारों का अनुपात, जिसमें वे दोनों तत्व अलग अलग एक तीसरे तत्व C के स्थिर भार से संयोग करते हैं, या तो वही रहता है या उन भारों का सरल अपवर्त्य यानी अनुपात होता है, जिसमें वे दोनों तत्व में सहयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डन, हाँ जल्दी बताइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 4 लॉ। अब कुछ एक्स्ट्रा भी है जिनका हम लोगों को उतना लेना देना नहीं है, खैर देख लेते हैं हम लोग क्या। तो जो अब एक्स्ट्रा है उनको पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है क्या आपके पास, तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, और ये बताना था आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हाइड्रोजन से संयोग करके क्रमशः मीथेन और जल बनाते हैं। CH4 भार के विचार से कार्बन 12 हाइड्रोजन के 4 भाग से संयोग करता है। वही क्वेश्चन है जो हम लोग देखे कि कार्बन है और क्या है,
ऑक्सीजन है, अलग कार्बन और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है अलग अलग हाइड्रोजन के संयोग करके क्रमशः मीथेन और जल बनाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन भी है ना। तो क्या बोला कि इसके साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन करके मीथेन बनाएगा, और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो रेशियो अभी तुरंत निकाले थे ना कि इसका देखो मास फिक्स है, ये 12 ग्राम है, ये भी कितना है 12 ग्राम। इसका डिफरेंट मास कितना था 32 ग्राम, इसका मास कितना था 4 ग्राम। तो 32:4 कितना आ रहा था, ये बेट रेशियो क्या हो गया, ऑक्सीजन उल्टा निकाल लिया हम लोग। यहाँ पे निकालते हैं बेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 4:32 बताओ 1 कितना आ जाएगा 8। यहाँ निकालते हैं बेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 2 और ऑक्सीजन 16, कितना आ जाएगा 1:8। डन है बतलाइए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गैलुसाक लॉ। एक्चुअली ये हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इस चीज़ को पढ़ते कि गैलुसाक लॉ क्या कहता है। तो ये गैसियस स्टेट के लिए ये ज़्यादातर। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि गैलुसाक लॉ है क्या, है ना। तो देखो मैं अगर कुछ रिएक्शन लिखूँ, पहली बात ये स्पेशली किसके लिए है, गैसियस के लिए है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, क्या लिखें हम, N2 गैस है, प्लस में मैं क्या लिखूँ तो H2 गैस है, और ये मिल के क्या बना रहा है तो NH3 बना रहा है, ये भी गैसेस में ये। तो मैं अगर बोलूँ बाबू रे कि बताओ कितना मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कितना मोल अमोनिया बना रहा, तो क्या कहिएगा कि सर 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करके कितना मोल अमोनिया बना रहा है बाबू रे, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो बोले यही मोल वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो 3 यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 2 यूनिट वॉल्यूम किसका फॉर्मेशन होगा बाबू रे, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में। ये कहने का मतलब था जैसे कि अगर हम बोले कि अगर 50 ml है, ध्यान से 50 ml नाइट्रोजन है, तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक के लिए 3 यूनिट होती है, तो 50 ml के लिए कितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी 100 ml का, तब जाकर के 1 से 2 गुना बनता है। तो बताओ 50 का 2 गुना कितना होगा, 100 ml अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। ये है आपका गैलुसाक लॉ। बताओ इतना समझने में से आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो, और ना है तो भी बोलो, ठीक। तो देखो मैं यहीं पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कह रहा है कि फ्रेंच रसायन गैलुसाक ने गैसीय अभिक्रियाओं पर किए गए अपने अनेक प्रयोग के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे गैलुसाक लॉ का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली और गैस और प्रतिफलों के आयतनों का अनुपात हमेशा सरल पूर्णांक होते हैं, बशर्ते सभी गैसों के आयतन समान ताप और दाब पर लिया जाए, है ना। क्या बोल रहा है, सभी गैसों का आयतन किस पर लिया जाए, समान ताप और दाब पर लिया जाए, ठीक है। तो या तो एक सिंपल रेशियो में आएंगे या क्या आएंगे, उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है। तो देखो ये था, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। और हम लोग स्टेट ऑफ मैटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से आइडियल गैस इक्वेशंस PV = nRT का यूज करके हम लोग देखेंगे। समान ताप एवं दाब, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समान ताप एवं दाब। बाबू रे आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। जैसे ही समान ताप एवं दाब हुआ, इसका मतलब क्या है, ये तो देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि P प्रेशर ऑफ गैस है, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस यानी कि गैस का दाब है ना। V क्या है बाबू रे, V है गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। N क्या है बताओ, N है मोल्स ऑफ गैस, N क्या है, मोल्स ऑफ गैस, है ना। R क्या है बाबू रे, R हमारे पास गैस कांस्टेंट है यानी कि गैस नियतांक। T क्या है, टेम्परेचर है। अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग देखें कि प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम हो जाए तो PV = nRT है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, तो PV = nRT है। अगर हम V को रहने दे और N को इधर ले आए, RT/P, तो R तो पहले से कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है ना। अगर कांस्टेंट पे ले ले तो बताओ V = ये कांस्टेंट को क्या लिख देंगे, K × में N, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल्स। सो वी कैन राइट हियर क्या, V = Kn, है ना। तो V/N बराबर क्या, तो V1/N1 बराबर V2/N2। ये अलग क्वेश्चन से वहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो वही मैंने मोल्स को किससे रिप्लेस कर दिया,
वॉल्यूम्स। है बात समझ में? हाँ, तो ये रहा आपका गलुसैक लॉ। डन। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब देखो कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहता है क्या, बड़े साधारण शब्द में हम आपको समझाएं। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं लिख रहा हूं पहले ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं हम लोग, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बिना तेरे कोई दिलकश, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases undergo similar condition, all gases under similar condition, यानी एक समान कंडीशन पे of pressure and temperature, of pressure and temperature contains equal number of moles, contains equal number of moles and hence equal number of molecules और एटम। यानी बोला जा रहा है यहाँ पर आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि कोई गैसेस है कि समान ताप एवं दाब पर उस गैस के मोल की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है। अब देखो हम लोग मोल की संख्या जानते हैं, तो मोल की संख्या के साथ साथ हम लोग अणु की संख्या भी ज्ञात करना जानते हैं, है ना। अणु की संख्या माने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो अब डिपेंड्स करता है एटम्स, क्या नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। चलो मैं पूछ रहा हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट में किसी के अणु की संख्या समान है तो क्या ये तय है कि उसमें परमाणु की संख्या भी समान होगी, हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो कैसे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि पी भी इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन आर टी है ना। तो कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, तो हम मान के चलते कि हमारे पास अलग अलग गैस है, जैसे क्या क्या गैसेस है, तो हमारे पास है H2 है ना। H2 के बाद हमारे पास क्या है CO2, CO2 के बाद हमारे पास क्या है SO2 और SO2 के बाद हमारे पास क्या है CH4। ये अलग अलग गैसेस है। ठीक, सबका मोल मान लेते हैं। बताओ, इसका भी मोल n होगा, इसका भी मोल n होगा, इसका भी मोल n होगा और इसका भी मोल क्या होगा n। सब के मोल की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बराबर। तो बताओ मोल पता है, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है बाबू रे, याद है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला याद है, क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में बोला एवोगाड्रो नंबर होता था ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, n इनटू में Na यहाँ। अच्छा 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 है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग, n इंटू में Na, यहाँ पर भी n इंटू में Na, n इंटू में Na, n इंटू में Na है ना। तो समान ताप एवं दाब पर सभी गैसेस के क्या होते हैं, मोल की संख्या समान होते हैं और मोल की संख्या समान होंगे तो अणु की संख्या भी क्या होगी, समान। अब अगर हम बोले कि बताओ कि क्या नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स, बोलो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? तो अपने पास फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर हम लोग लिखते थे कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू लिखते थे नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट यानी सीधे बोल दो तो एटॉमिसिटी, है ना, इनटू एटॉमिसिटी, है ना। बताओ इसकी एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे 2n इंटू में Na। बताओ इसका क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3n इंटू में Na। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3n इंटू में Na, और यहाँ क्या लिखोगे 4 1 5n इंटू में Na। तो तुम देख सकते हो कि जिसका एटॉमिसिटी सेम है, जैसे ये दोनों का एटॉमिसिटी सेम है, परमाणुकता सेम है, तब परमाणु की संख्या भी क्या आई है, एक समान आई है। परमाणुकता क्या था इसका, समान था, समान होने के कारण परमाणु की संख्या भी क्या आई है, समान आई है ना। तो ये किनका कहना था, एवोगाड्रो का कहना था। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और बनाएंगे, है ना। तो क्या था एवोगाड्रो लॉ कि समान ताप एवं दाब पर क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। क्या बोले कि सभी गैसों के मोल की संख्या समान होती है। ओके, तो चलिए इतना रहने देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे कि आगे इसके बाद क्या है। हो गया डन। अब हम लोग मिल लेंगे अगले क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे एक बार उसको देख लेते हैं। हमने आपको सिखाया यहाँ से कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम हम जानते थे, तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन को जाने, केमिकल इक्वेशन को जाने अच्छे से। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया और डेफिनेशन पढ़ाने के बाद हम लोग बेसिक से नीट को जानते हैं। सबसे पहला पढ़े क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने एक बार में बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है बाबू रे, कि दोनों तरफ का मास कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों तरफ का मास बराबर आया इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, अनदर वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। बात खत्म। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, तो दूसरा स्थिर अनुपात का नियम बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला कि इसमें क्या देखेंगे कि कंपाउंड्स का हर हमेशा मास के रेशियो क्या होंगे, कि यानी सिंपल रेशियो में होंगे और मास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हमको आपको यही ध्यान में रखना। जैसे पानी की बात की, मैंने बोला पानी कहीं से भी आए, कोई भी कंपाउंड हो कहीं से भी आए, है ना, अगर उस पे यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है किसी भी सोर्स से बने, है ना, सल्फर है किसी भी से भी बने, डजेंट मैटर कहीं से भी आए, उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसके मास का रेशियो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये तो क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग पढ़े कि लॉ ऑफ क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको बताया, क्या बताया मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या क्या सीखे, जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ था। इस नियम का प्रतिपादन जॉर्ज डाल्टन ने 1803 में किया था। इसके अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, है ना। हम लोग अभी तुरंत एग्जाम्पल देखे थे ना कि C+O2 वाला क्या बनाया था, CO और CO2 बनाया था। तो ये 12 ग्राम है निश्चित बार, 12 ग्राम निश्चित बार, ये 16 ग्राम और ये कितना बाबू है 32 ग्राम। तो दोनों का रेशियो कितना आता था, 1:2, ये देखना था। और ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम था, तो हम लोग देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने अच्छा सा ट्रिक आपको बताया है ना कि कैसे करते हैं। और लास्ट में हम लोग अभी क्या देख लिए, तो लॉ ऑफ क्या एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस भी देख लिए कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में क्या होती है, मोल की संख्या समान होती है। यदि उसके परमाणुकता समान है तो अणु की संख्या भी समान होगी और परमाणु की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक, तो ये था आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और भी सारे चीजें हैं तो हम लोग उसको किस में पढ़ेंगे, सीधे स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब क्या, तो क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्था में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप मैं उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है आप अच्छे से कर भी रहे होंगे, मॉड्यूल को भी लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।